के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठ जानने का प्रयास करते हैं। कल जहां पर हमने अपने सेशन को रोका था उससे आगे की जानकारी। आपको याद होगा हमने आप लोगों के सामने विंड्स पढ़ाना शुरू किया था और विंड्स में हमने आपको 3 प्रकार की विंड्स बताई थी। परमानेंट विंड, जो कि चलिए मैं एक बार शुरुआत से ही आपको वो तस्वीरें दिखा देता हूं जहां से हमने शुरुआत की थी। परमानेंट विंड, दूसरी थी पीरियोडिक विंड्स और तीसरी थी लोकल विंड्स। होपफुली आप सभी साथियों को ये तथ्यात्मक जानकारी याद होगी। परमानेंट विंड्स में हमने 4 प्रकार की विंड्स पढ़ी थी जो कि मैं आपको कल करा चुका हूं। अभी आज हम पीरियोडिक विंड्स में मानसून से आगे की जानकारी लेने जा रहे हैं साथियों। इसके बाद में आएगी लोकल विंड्स, जो कि मोर और लेस इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी जब मैपिंग करेंगे उस समय भी लेंगे, क्योंकि ये मैप पर भी आपको याद करनी होती हैं कौन सी विंड्स कहां आती हैं। ये थोड़ा फैक्चुअल डेटा है, तो इसे आप फैक्ट्स की शीट के रूप में आज के सेशन में भी जानेंगे। शुरुआत करते हैं पीरियोडिक विंड की तरफ। हम आगे बढ़े परमानेंट विंड से, तो हमने कहां कहां तक चीजें कर ली थी मैं आपको बताता हूं, और अब आपको लेकर चलता हूं लैंड और सी ब्रीज पर। साथियों, जब हम इस विषय पर आगे बढ़ें उससे पहले आप सबसे कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर ली जाए। बेसिक जानकारी यह है कि हमने अब तक के अपने सेशंस में जितनी भी प्रेशर बेल्ट से संबंधित जानकारी रही हो या फिर परमानेंट विंड से रिलेटेड जानकारी रही हो, हमने एक बात तो बढ़िया तरीके से सीख ली है, और वो ये है कि हवा जो है, एयर जो है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। ये आप और हम अच्छे से अब तक जान चुके हैं। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यह बात अब तक समझ में आ चुकी है, ठीक है। दूसरी बात जो आपको समझ में आती है वो ये है कि जो गर्म हवा है, चूंकि वो ज्यादा स्थान घेरती है, तो नियत स्थान पर उसका प्रेशर कम होता है, क्योंकि स्थान उसने ज्यादा घेर लिया है, ठीक है। ऐसी स्थिति में ठंडी हवा, कोल्ड एयर, और यदि इसका कंपैरिजन करवाया जाए वार्म एयर से और आपसे पूछा जाए कि बताइए इन दोनों में से ज्यादा प्रेशर किस हवा का होगा, तो यह बात समझने में ज्यादा देरी नहीं आनी चाहिए कि कोल्ड एयर का प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है। कोल्ड एयर का प्रेशर ज्यादा होता है, यानी दाब ज्यादा होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वार्म एयर हल्की होने के बाद जैसे ही अपलिफ्ट होती है, कोल्ड एयर उस स्थान पर आने का प्रयास करती है, और हम लोग इसी बात को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है, इसे हम जानते हैं और समझते हैं, ठीक है। अब हमने ये जानकारी अब तक फंडामेंटल रूप से जान ली है, तो अब हम आगे की जानकारी जानना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां पर ओशन है, ये लीजिए आज ब्लू है पानी पानी, और ये हमने ब्लू है पानी पानी कर दिया। आप यहां कहीं खड़े हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहां जहां आप रहते हैं ये हिस्सा लैंड है और ये वाला हिस्सा ओशन है। ऑब्वियस सी बात है, ओशन का पानी नीला हमने दिखा दिया। अब आपके सामने परिस्थितियां 2 प्रकार से बन रही हैं। कौन सी परिस्थितियां? एक और परिस्थिति हम ले लेते हैं, ये ब्लू है पानी और आप यहीं कहीं पर खड़े हुए हैं, ठीक है। अगेन ये लैंड है, ये ओशन है। सवाल सुनिएगा साहब, सवाल ये है कि यदि सूर्य जी निकले हुए हैं, सूर्य नारायण बाहर हैं, अपने प्रकाश से आपको उज्जीयमान कर रहे हैं, आपको एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। दीजिए एनर्जी, क्या होगा? सवाल है, सोलर लाइट यहां से निकलकर लैंड पर भी आ रही है और पानी पर भी आ रही है। दोबारा सुनिएगा साहब, सोलर लाइट सूरज से निकल करके लैंड पर भी आ रही है और ओशन पर भी आ रही है। सवाल क्या है बताइए, कौन सी जगह ज्यादा जल्दी गर्म होगी, पानी या लैंड? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
और ये अनुभवों पर आधारित नहीं, फैक्ट्स पर भी आधारित है। आपको पता होना चाहिए कि जमीन ज्यादा जल्दी गर्म होती है और ज्यादा जल्दी ठंडी होती है। यानी लैंड की जो स्पेसिफिक हीट है, जो उसे टेम्परेचर परिवर्तन के लिए चाहिए, वो कम होने के कारण वो जल्दी से समय परिवर्तन में यानी तापमान परिवर्तन देखती है। ठीक है, यानी जमीन जो है वो ज्यादा जल्दी गर्म होती है और ज्यादा ही जल्दी ठंडी होती है। इसका उदाहरण, यदि आप कभी राजस्थान घूमने आए तो बेहतर है, नहीं घूमने आए तो हम जैसे राजस्थानियों से जान लें। राजस्थान में जहां रेगिस्तान एरिया है, जहां मैं रहता हूं वहां रेगिस्तान नहीं है, यहां से लगभग 400 किलोमीटर दूर डेजर्ट है, लेकिन जहां डेजर्ट है उस डेजर्ट एरिया में दिन में जहां आप सूर्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते, वहीं सुबह 4 बजे आपको ओढ़कर सोना पड़ेगा, क्योंकि वहां इतनी ठंड हो जाती है। तभी तो कई बार आपने खबरों में सुना होगा, गर्मियों में जिन क्षेत्रों का तापमान राजस्थान में 50 डिग्री को क्रॉस कर जाता है, चूरू जैसा एक डिस्ट्रिक्ट है यहां पर, नाम सुना हो आपने, बेहतर है, वहां जहां तापमान 50 डिग्री को क्रॉस कर जाता है, वहीं सर्दियों में वहां का तापमान माइनस में चला जाता है। इतना ज्यादा जो टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन है, इसकी बहुत बड़ी वजह है लैंड का बहुत जल्दी ठंडा होना और बहुत जल्दी गर्म होना। यह फीचर आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और हम राजस्थानियों को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आती है, बाहर के लोगों को यह बात थोड़ी कम समझ में आती है। ठीक है, लेकिन अगर आप यह बात समझ लें तो आपके लिए काम आसान होगा। जमीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। ठीक है, चलिए, इन कंपैरिजन टू ओशियन, समुद्र में क्या होता है? असल में समुद्र की गलती नहीं है। जो पानी है ना, वो जमीन की तरह नहीं है कि ऊपर की सरफेस, मट्टी की जो सरफेस है वो गर्म हो गई, काम हो गया। पानी असल में जहां पर है वहां से लेकर डीप ओशन है, और डीप ओशन है तो पानी अगर मान लीजिए ऊपर की सरफेस का गर्म हो भी गया तो फिर नीचे की सरफेस का ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा। भैया अब मेरी बारी, मैं ठंडा हूं, मैं गर्म होऊंगा। क्यों? क्योंकि कंडक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, गर्म से वो पानी ठंडे की तरफ चलना शुरू हो जाता है, ठंडा पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से इसके गर्म होने में टाइम लगता है, ये आप लोग जान लीजिए। अच्छा, आगे बताते हैं आगे की बातें। अब जब आपको यह बात समझ में आ चुकी है कि लैंड बहुत जल्दी गर्म होती है, तो ऐसी स्थिति में मेरा अगला प्रश्न आपसे होगा कि इस जगह थोड़ी बहुत एयर भी होती होगी। एयर भी होती होगी, इससे क्या मतलब हुआ? अरे भाई, जमीन पर एयर तो होती है ना, समुद्र के ऊपर भी वायु है, एटमॉस्फेयर तो सब जगह है। ये पूरा की पूरा एटमॉस्फेयर है, मान लीजिए ये रहा एटमॉस्फेयर लैंड के ऊपर, एटमॉस्फेयर ओशियन के ऊपर। सवाल सुनिएगा, जो एटमॉस्फेयर लैंड के ऊपर है या इसके ऊपर वाली जो एयर है, वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा जल्दी गर्म होगी इन कंपैरिजन टू ओशन के ऊपर वाली एयर से। यहां तक तो कोई भी बात आपको समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपने अब तक क्या सीख लिया है कि गर्म एयर जो होती है उसका प्रेशर तुलनात्मक रूप से कम है, अर्थात गर्म एयर यहां से लिफ्ट होकर ऊपर चली जा रही है। स्वाभाविक है, प्रेशर हम जमीन पर नाप रहे हैं। जब यह विंड यहां से गर्म होकर ऊपर अपलिफ्ट हो रही है, इसका मतलब लैंड पर गर्म एयर की वजह से कोई भी प्रेशर की फीलिंग सूरज की प्रेजेंस में नहीं आ रही है। चूंकि यहां की विंड ऊपर अपलिफ्ट हो गई है और समुद्र के ऊपर की जो एयर है ये अभी भी ठंडी है, तो आपके दिमाग में अब तक यह बात सब समझ में आ जानी चाहिए कि जो ये विंड है ये सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में, सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में ओशियन के ऊपर की हवा किस तरफ चलेगी। कमेंट बॉक्स में जवाब की अपेक्षा है। सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में ओशन की हवा किस तरफ चलेगी? हां जी, आजकल सपने भी ज्योग्राफी के आने लगे हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। लक्ष्मी सैनी, बेटा आरएएस के लिए जो बुक सजेशंस है ना, ये जल्दी ही हम पूरा आरएएस के लिए डेडिकेटेड काम करेंगे, आपको बताएंगे। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, अब तक समझ में आ गया ना हवा कहां से चलेगी?
ओशन से लैंड की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। ओशन से लैंड की तरफ चल रही यह हवा, ये देखिए, ये समुंदर से जमीन की तरफ आ रही हवा सी ब्रीज कहलाती है, समुद्री हवा कहलाती है। लैंड की तरफ आ गई, सबको समझ में आ गया। ओशन से लैंड की तरफ इस हवा का चलने का कारण समझ में आ गया। सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में यह लैंड के ऊपर की एयर गर्म हुई तो लिफ्ट होकर ऊपर चली गई। लिफ्ट होने से जो लो प्रेशर एरिया यहां क्रिएट हुआ, समुद्र के ऊपर का जो एरिया है, वो जो हवा है, हाई प्रेशर हवा है, वो इस तरफ चलना शुरू हुई और जो प्रेशर ग्रेडियंट से हवा बनी वो सी ब्रीज के नाम से जानी गई। डन हो गया, ओशन से लैंड समझ में आ गया। अब इस घटना को परिवर्तित करते हैं। यह तो हुआ डे टाइम में, इसीलिए अगर कभी भी आप समुद्र के किनारे बैठे दिन के समय में तो आपको समुद्र से अपनी तरफ आती हुई लहरें दिखाई पड़ती हैं और आपको समुद्र के किनारे बैठकर बड़ा अच्छा फील हो रहा होता है। और विशेष रूप से जब दोपहर 2 बजे के बाद का टाइम होता है, जब जमीन गर्म हो चुकी होती है, तो जमीन के गर्म होने से हवा ऊपर उठ चुकी होती है, तो समुद्र से बड़ी ठंडी ठंडी लहरें आती हैं। क्या आपने कभी इस बात का एहसास किया है? कभी जाने का अगर मौका मिले तो आप इसे एहसास करिएगा। समुद्र के किनारे जो भी लोग असल मायने में एंजॉय करने जाते हैं, उनके पीछे का बहुत बड़ा कारण यह होता है। अब दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। क्या कंडीशन है? दूसरी कंडीशन है, समुद्र के किनारे यदि आप सुबह सुबह पहुंच जाएंगे, आपको बढ़िया फीलिंग नहीं आएगी। आप समुद्र के किनारे रात को बैठेंगे, आपको फीलिंग नहीं आएगी। समुद्र का असली आनंद अगर लेना है तो दोपहर 2 से शाम 6-7 बजे तक बैठिए। और यदि आप उसके बाद समुद्र के किनारे बैठ रहे हैं, आपको गर्मी का एहसास होने लगेगा। ऐसा क्यों? अब उसके पीछे का कारण जान लीजिए। उसका कारण क्या है, अब वो समझिए। असल में साथियों, अब आपने सूरज की प्रेजेंस में क्या हुआ ये तो सीख लिया। अब आप दूसरा कारण समझ लीजिए जो हम आपको यहां बताने जा रहे हैं। सूर्य नारायण चले गए, जमीन जो जल्दी गर्म हुई थी ये अब अपना दूसरा फीचर दिखाएगी। कौन सा फीचर? अब ये जल्दी ठंडे होने का फीचर दिखाएगी। फिर से सुनिए क्या बोल रहा हूं। अभी तक क्या हुआ था? जमीन गर्म थी, हवा समुंदर से जमीन की तरफ आ रही थी। अब इसका रिवर्स कर दीजिए। रात हो चुकी है, सूरज जा चुका है, जमीन अब ठंडी होने लगी है। और मैंने पहले ही आपसे कह दिया है कि जमीन में और पानी में जमीन जल्दी ठंडी होती है और जमीन जल्दी गर्म भी होती है। चूंकि अब ये ज्यादा जल्दी ठंडा होना शुरू होगी तो ठंडा होने पर इसमें वायु का जो प्रभुत्व है या कंडेंसेशन ऑफ एयर है वो ज्यादा भारी हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां वायु संघनित होगी और अब चूंकि समुंदर ने दिन भर गर्मी को सोखा है तो वो जितना देरी से गर्म हुआ था उतना ही देरी से वो ठंडा होता है। मतलब जैसे वो गर्म होने में टाइम ले रहा था ऐसे ही वो ठंडा होने में भी टाइम लेता है। यानी समुद्र आराम से जल्दी से ठंडा नहीं होता। इस वजह से इसको ठंडा होने में जो टाइम लगता है तुलनात्मक रूप से यहां की हवा रात्रि में गर्म होती है और जमीन की हवा ठंडी होती है। वहीं दिन के समय पर यहां की हवा गर्म थी और समुद्र की हवा ठंडी थी। ऐसी स्थिति में हवा अब जमीन से समुद्र की तरफ चलना शुरू हुई। इस प्रक्रिया को लैंड ब्रीज कहा जाता है। इस प्रक्रिया को लैंड ब्रीज कहा जाता है।
अर्पित पचौरी लिख रहे हैं सर पीपीटी ही डलवा दीजिए A4 की जगह। भाई साहब हम आपकी कैसी कैसी मुरादें पूरी करें। पहले पीपीटी डालते थे तो सर A4 डाल दीजिए, क्योंकि हम जिरोक्स नहीं करवा पाते, हमारे लिए पढ़ना मुश्किल होता है। अब जब A4 डालने लगे हैं तो अब कह रहे हो सर पीपीटी ही डलवा दो, हमारे लिए A4 अच्छी बात नहीं है। बेटा पीपीटी बनाने में ना बहुत कुछ मेहनत लगती है, बहुत मेहनत से बनकर आती हैं, उन्हें हम कन्वर्ट करा के आपको A4 में डालते हैं ताकि एक कदम आगे की हेल्प आपकी हो जाए, आपको रिवीजन आसान हो जाए, पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है, तो आपको जो पढ़ना है ना, नोट्स बनाना है, वो A4 में हम पूरा देते हैं, परेशान ना हो। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। ये जो पूरी प्रक्रिया यहां पर हुई है, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आपने अब लैंड और सी ब्रीज दोनों ही सीख ली हैं। लैंड और सी ब्रीज अगर समझ चुके हैं तो कुछ इस प्रकार की घटना हुई है, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ हवा चलती है, और इस प्रकार जब लैंड से समुद्र की तरफ हवा चलती है तो लैंड ब्रीज कहलाती है, और जब समुद्र से जमीन की तरफ हवा चलती है तो उसे आप लोगों ने सी ब्रीज के नाम से जाना है। अगेन एक बार इस तस्वीर से देख लीजिए, मैंने आपको अब तक जो बातें बताई वो क्या हैं कि जमीन जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। सूरज की प्रेजेंस के अंदर सी ब्रीज चलती है, सूरज सन के नाम से याद रख सकते हैं, और उसकी प्रेजेंस में सी ब्रीज चलती है, ये आप फैक्ट्स के रूप में याद रख सकते हैं। यानी जब सन होगा तो सी ब्रीज होगी, और जब रात होगी तो लैंड ब्रीज होगी। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई हो। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके बता दीजिए कि आपको यह बात क्लियर हो गई है। यश पृथ्वी कि सर टेस्ट बाद में भी दे सकें ऐसी व्यवस्था करवा दीजिए। बिल्कुल करवा देंगे भैया, है ना। इस बार वाले में ऐसा ही होगा, आप चिंता ना करें। बिल्कुल यश पृथ्वी ऐसा कर लेंगे, ठीक है, डन। क्लियर, थम्स अप हो गया, सभी को समझ में आ गया। लैंड और सी ब्रीज, हाँ भाई। अब मेरा सवाल यह है, बताइए ये जो हवाएं आपने अभी चलती हुई देखी, ये पूरे भारतवर्ष को फील होती हैं या फिर आपको एक क्षेत्र में फील होती हैं? आंसर है सर एक क्षेत्र में जहां समुंदर है वहां फील होती हैं। ठीक है, दूसरा सवाल, ये समय के साथ बदलती हैं या फिर हमेशा एक जैसी रहती हैं? आंसर है सर समय के साथ बदलती हैं। जब दिन होता है तो साहब सी ब्रीज चलती है, जब रात होती है तो लैंड ब्रीज चलती है। ओके, समय के साथ परिवर्तन आपने ऐसे ही मानसून के केस में भी सुना था, इसलिए आपने उसका नाम पीरियोडिक विंड सुना था। मानसून समय के साथ बदलने वाली हवाएं हैं, ऐसे ही लैंड ब्रीज और सी ब्रीज समय के साथ बदलने वाली हवाएं हैं। आगे बात समझ में? ऐसी ही एक और हवा मैं आपको बताता हूं। ये सारी चीजें जो आपको सुनने में बहुत आसान लग रही हैं, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप में से कोई भी साथी स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो परीक्षा के लिए आप यकीन मानिए कि आप बहुत बढ़िया तैयारी में इस समय हैं। यकीन ही मान लें तो बेहतर होगा। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं एक और प्रकार की विंड की तरफ, जिसका नाम है माउंटेन विंड, माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। वैली विंड और माउंटेन विंड, इनके बारे में हम आपको समझाएंगे। इसके लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी सुननी होगी। साथियों, आप में से यदि किसी भी साथी ने आज से पहले किसी पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा की हो, आज से पहले मैं क्यों बोल रहा हूं, आपके पुराने ऑब्जर्वेशंस वहां के होंगे। अब अगर मान लो कि आपने पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा नहीं की है तो अब जब कभी जाएं तो इस वाली चीज को बहुत अच्छे से वहां नोटिस करिएगा। बहुत ही अच्छी सी जानकारी अब मैं आपको देने जा रहा हूं। देखिए, पहाड़ियों में ये मान लीजिए एक पहाड़ी है, फिर एक और पहाड़ी है। इस तरह की सिचुएशन हम आपके सामने ले लेते हैं। चलिए, 2 बार हमने ऐसी सिचुएशन आपके सामने ले ली।
पहाड़ियों के बीच के स्थान को, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप घाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, वैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, यदि आप कभी देहरादून गए हो तो देहरादून घाटी है, असल में वो घाटी में स्थित जगह है, वो टॉप पर स्थित जगह नहीं है। ठीक है, ऐसे ही काठमांडू जो है वो घाटी में स्थित शहर है, टॉप पर स्थित शहर नहीं है। ठीक है, एक बार के लिए दून जो है ना वो वैली को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं साथियों। अब यहां पर ये जो घाटी है, अच्छा घाटी ये रही और चोटी ये रही। चोटी बोले तो आप पीक की बात कर रहे हैं, पर आसान भाषा में आपको बहुत भारी भारी कंसेप्ट समझने में आ रहे हैं। मैं जब तक ये ड्राइंग बना रहा हूं, मुझे एक छोटी सी जानकारी आप दे दें। जानकारी ये कि हवा जमीन से ऊपर चलने पर कितने मीटर ऊंची चलने पर कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बदलता है। यदि आपको ये फैक्चुअली पॉइंट याद है तो मुझे जरूर बताएं, नहीं है तो मैं उन लोगों को यहां पर कमेंट बॉक्स में कुछ और जानकारी दे रहा हूं। जैसे हवा, गर्म हवा ऊपर उठती तो है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर उठती जाती है वो ठंडी होती चली जाती है। हवा ऊपर उठने पर ठंडी होती जाती है। अच्छा, ठंडी होती जाती है, इसका कितना क्या रेशो है, कितना मीटर पर क्या फर्क पड़ता है? आंसर आना शुरू हो गया है। 165 मीटर ऊंचाई पर चलने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। फिर से सुने आप, क्या बोला? 165 मीटर ऊंचाई पर चलने से 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। ठीक है साहब, क्यों बता रहे हो आप इस बात को? मैंने कहा बस मैंने जैसे पहले लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के समय आपको जानकारी दी थी, वैसे ही यहां पर एक जानकारी दे दी है। बोले ठीक है, आगे बताइए। मैंने कहा आगे सुनिए। घाटियों में एक विशिष्ट प्रकार का फीचर पाया जाता है। क्या? चलिए सुनते हैं। देखो साहब, सूरज जो है ना वो कहीं इधर निकल रहा होगा, मान लो हमने यहां दिखा दिया। पहले टेक्निकली मुझे यह बताओ, सूरज की मतलब जो रोशनी है वो ज्यादा इन पीक्स पर या चोटियों पर ज्यादा पहुंचेगी या वैली में ज्यादा पहुंचेगी? लॉजिकली सोचकर आंसर देना, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सवाल इतना है कि अगर सूरज की रोशनी है तो सब स्वाभाविक है, मान लो मैंने यहां सूरज निकाल दिया तो उसकी रोशनी पीक पर पहले पहुंचेगी, यहां देर से पहुंचेगी। कॉमन सेंस की बात है। जब घाटी में सूरज की रोशनी देर से पहुंचेगी तो घाटी की हवा भी देर से गर्म होगी। मतलब ये अगेन फिर से कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये फिर से कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जब रेडिएशन देर से घाटी के अंदर पहुंचेंगी तो इसका मतलब यह हुआ कि घाटी के अंदर जो हवा है वो देर से गर्म होगी इन कंपैरिजन टू पीक। पीक पर जो हवा है वो सूरज की रोशनी से जल्दी गर्म हो जाएगी। ऐसा पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कि जो दिन के टाइम में या जो डे टाइमिंग है उसमें पीक पर जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, माफी चाहेंगे, टेम्परेचर ज्यादा होता है क्योंकि सूरज की रोशनी ज्यादा आ रही है। और घाटी के अंदर चूंकि सूरज की रोशनी देरी से पहुंची है तो यहां हवा देर से गर्म होती है, अर्थात यहां की हवा ठंडी होती है। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब यह निकला कि जब ऊपर की तरफ हवा गर्म हो चुकी है तो गर्म हवा यहां से लिफ्ट होकर ऊपर भी जा चुकी होगी। फिर से सुनिए, जहां तक आपको यह बात समझ में आ रही है कि सूरज की रोशनी पीक पर पहुंची, पीक पर एयर गर्म होकर दिन के अंदर अपलिफ्ट हुई और घाटी के अंदर की जो हवा है वो अभी तक ठंडी है,
तो हमें तो शुरुआत में ही बता दिया गया था कि हवा ठंडी से गर्म की तरफ फ्लो करती है। और अगर आपको यह बात समझ में आती है तो आज ये चलने वाली हवा कुछ इस प्रकार से फ्लो करेगी। किधर की तरफ? पीक की तरफ फ्लो करेगी। दोबारा सुन लीजिए, घाटी के अंदर हवा ठंडी है। कब? सूरज की रोशनी के समय। लेकिन पीक पर हवा गर्म है। क्यों गर्म है? रोशनी के ज्यादा नजदीक है। ठीक है, ऐसी स्थिति में दिन में तो घाटी से टॉप की तरफ हवा चली, इस हवा को नीचे से ऊपर की तरफ जाना पड़ा। नीचे से ऊपर की तरफ हवा गई है डे टाइम में। अब रिवर्स कर दीजिए, नाइट का टाइम आ जाने दीजिए। नाइट के टाइम में जब सूरज है ही नहीं, तो जो पीक वाला एरिया है, जो कि ऑलरेडी ऊंचाई पर ही है, अब सूरज वहां है ही नहीं, तो मुझे यह बताइए इस क्षेत्र की हवा घाटी की तुलना में ठंडी होगी या गर्म होगी? दोबारा सुनिए, सूरज था तो पीक पर हवा गर्म थी। सूरज चला गया तो पीक चूंकि ऊंचाई पर है और ऊंचाई पर टेम्परेचर कम हो जाता है, तो यहां पर हवा ठंडी होगी या गर्म होगी? कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिए। यहां पर हवा रात को ठंडी हो गई। हां जी, क्लियर? और जब ऐसा हुआ तो यह ठंडी हवा नीचे की तरफ चलकर आने लगी। साथियों, यह ठंडी हवा घाटी की तरफ चलकर आने लगी, क्योंकि घाटी तुलनात्मक रूप से अब गर्म है। यह रात को चलकर आ रही है। इस हवा को कैटाबैटिक हवा कहते हैं। नाम याद रख लीजिएगा भाई, कैटाबैटिक विंड्स कहा गया है। इन हवाओं का नाम है कैटाबैटिक विंड्स, लिख लीजिएगा अलग से। और जो हवाएं जमीन से ऊपर की तरफ डे टाइम में जा रही थी, उन्हें एनाबैटिक विंड्स कहा जाता है। विंड्स के दो प्रकार हमने आपको बता दिए। अब इन विंड्स के नाम भी आपको याद रख लेने चाहिए। कैटाबैटिक, जो कि ठंड से नीचे की तरफ आते हैं रात्रि के समय। एनाबैटिक, जो कि सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में नीचे से ऊपर जाते हैं। यही कारण है कि पहाड़ की ढलान पर कभी ढंग की खेती नहीं हो पाती। पहाड़ की ढलान पर कभी ढंग की खेती नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि असल में इस ढलान पर दिन भर हवाओं का चलना रहता है, गर्म और ठंडी हवाओं का आगमन रहता है। इस तरह से आपने दो प्रकार की विंड सीखी, लेकिन इन विंड में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था, और वो क्या था? प्रश्न ये कि क्या ये सूरज की एब्सेंस में चल सकती हैं? आंसर है जी नहीं, ये केवल दिन और रात में ही बनती हैं। इसी कारण से इन्हें भी पीरियोडिक विंड्स, यानी समय के साथ परिवर्तित होने वाली विंड्स कहा गया। अब तक आप तीन प्रकार की पीरियोडिक चेंज होने वाली विंड्स जान चुके हैं। पहली मानसून विंड,
दूसरी सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, तीसरी कैटाबैटिक एंड एनाबैटिक विंड्स। इन्हें पर्वतीय और घाटीय हवाएं कहा जाता है। घाटीय जो नीचे से ऊपर जा रही हैं, पर्वतीय जो ऊपर से नीचे आ रही हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो। क्लियर? अब जब यह जानकारी आपको समझ में आ गई है तो इसी से जुड़ी एक और जानकारी है, दैट इज टेम्परेचर इन्वर्जन। अब इस जानकारी को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। आपने अब तक वैली विंड और माउंटेन विंड के नाम पर एक को कैटाबैटिक, एक को एनाबैटिक विंड के नाम से सुन लिया है। अब मैं आपको यहां पर एक कंसेप्ट सिखाने और जा रहा हूं, जरा उस कंसेप्ट पर भी फोकस करें। तापमान परिवर्तन, तापमान का बदल जाना टेम्परेचर इन्वर्जन कहलाता है। टेम्परेचर इन्वर्जन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसके चलते कोहरे का निर्माण होता है। आप में से बहुत सारे साथियों में यह जिज्ञासा होती है कि सर फॉग क्यों बनता है। तो अब जब मैंने आपको कैटाबैटिक और एनाबैटिक विंड सिखाई हैं, तो अब आप टेम्परेचर इन्वर्जन भी बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। कैसे? चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए साथियों, हमने आपसे कहा कि कुछ इस प्रकार से पहाड़ की चोटी से हवाएं नीचे की तरफ आ रही हैं। ताप का विलोपन अथवा टेम्परेचर इन्वर्जन क्यों होता है या टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, यह समझने के लिए अगर हमें एक बेसिक कंसेप्ट पता है, कौन सा? कि हवाएं ऊपर चलने पर ठंडी होती हैं। अर्थात यदि हवा यहां वार्म है, थोड़ी देर बाद कोल्ड होगी, कूलर होगी, फिर यह पूरी तरह कोल्ड हो जाएगी, यानी हवाएं ऊपर की तरफ चलने पर ठंडी होती हैं। यह तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन विचार करिए कि आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जो कि सामान्य से विपरीत हो। सामान्य प्रक्रिया क्या है? जमीन पर हवा गर्म है और ऊपर हवा ठंडी है। यह तो हम अब तक जितनी भी प्रक्रियाएं सीखे हैं उनमें जान लिए हैं। चाहे इक्वेटर पर हमने देखा हो, या फिर हमने अभी प्रेशर बेल्ट्स को हमने देखा हो, या अभी थोड़ी देर पहले भी जो हमने लैंड ब्रीज, सी ब्रीज या जो भी बातें सीखी, उनमें यह तो समझ में आ गया, हवा ऊपर जाती है तो ठंडी हो जाती है जब एटमॉस्फेयर में जाती है। ठीक है, लेकिन विचार करिए कि यह घटना परिवर्तित हो जाए। कैसे हो जाए? हो कुछ इस प्रकार से जाए कि हवा ऊपर की तरफ तो हो गर्म और नीचे की तरफ हवा हो ठंडी। विचार करिए, ऐसा हो सकता है या नहीं यह तो हम आपको बता देंगे। आपको तो केवल विचार करने की कहा गया है कि विचार करिए कि हवा ऊपर की तरफ तो हो जाए गर्म और नीचे की तरफ हो जाए ठंडी। ऐसा अगर विचार कर लें आप, तो इसी परिस्थिति को आप टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। क्या नाम जानते हैं? टेम्परेचर इन्वर्जन, ताप विलोपन। ठीक है साहब, लेकिन सर फर्क क्या पड़ता है? अगर ऐसा होता भी है, फर्क क्या पड़ता है? नीचे हवा ठंडी, ऊपर हवा गर्म, फर्क क्या पड़ता है? एक लाइन में जानना चाहते हो? एक लाइन में जानना चाहते हो? तो आंसर है, फर्क यह पड़ता है कि यहां पर फॉग का निर्माण होता है। दोबारा सुन लीजिए, जहां पर भी ठंडी और गर्म हवाएं एक साथ मिलती हैं, वहां पर ही फॉग का निर्माण होता है। देव, अभी आऊंगा बेटा, उस पर भी आऊंगा, चिंता मत करिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दोबारा सुनिए, अगर जमीन की तरफ ठंडी हवा है, ऊपर गर्म हवा है, तो फॉग का निर्माण होता है। कोहरा बनने की जो सबसे बड़ी कंडीशन है वो यही है। बोले सर आपकी सारी बातें सही हैं, हम कंफ्यूज हैं। हमने कहा कंफ्यूज क्यों हो?
आपको दूसरा उदाहरण देते हैं, उदाहरण सहित समझाते हैं। उदाहरण तो अभी पहला ही है ये। एक बात बताओ, अब तक आपने क्या सीखा? गर्म हवा ऊपर जाती है तब ठंडी होती है, अपने साथ पानी लेकर चली जाए तो बादल बन जाती है। सुना है ना आपने? जब इक्वेटर से गर्म हवा ऊपर लिफ्ट होकर जाती है, अपने साथ जिन वाटर वेपर्स को लेकर जाती है, उन्हें संघनित करके डस्ट के चारों तरफ कंडेंस करके बादलों का निर्माण करती है। इसमें नया क्या है? बोले हाँ ये तो सही है। और अगर ये सही है तो उल्टा विचार करो ना, ऊपर गर्म हवा है, नीचे ठंडी हवा है, तो आपको ठंडी हवा में बादल जैसी ही तो फीलिंग आ रही है। पर सर ये संभव थोड़ी है, ऐसा कभी हो जाए, ये पॉसिबल थोड़ी है। मैंने कहा आप तो बस खैर मनाओ, ये चीज होती तो है लेकिन आपके क्षेत्र अधिकार में दिखाई नहीं देती। ये ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में होती है, जहां गर्म और ठंडी हवाएं मिलती हैं, वहां आपको बादल दिखाई दे जाते हैं। आपको लगता है अपने से ऊपर का सब्जेक्ट है ये, लेकिन विचार करो कभी आपके क्षेत्र में ऐसा हो जाए तो। बोले तो बताओ कब होता है ऐसा? मैंने कहा जो अभी मैंने आपको लैंड ब्रीज और कैटाबैटिक और एनाबैटिक विंड्स बताई है ना, यही फॉग का बहुत बड़ा कारण है। ऐसे ही समुद्र के किनारे बनने वाली जो हवाएं हैं वो भी फॉग का बहुत बड़ा कारण है। बोले सर कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो साथियों, कुछ इस प्रकार से इसको अब समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे कहा घाटी में हवा गर्म और ऊपर हवा ठंडी, ये तो एक नेचुरल फिनोमिनन है। नेचुरल फिनोमिनन क्या है? ऐसा ही तो होता है। घाटी के अंदर रात्रि के समय पर अंदर हवा गर्म होती है, ऊपर की तरफ ठंडी हवा होती है, तभी ऊपर से चल के हवा नीचे की तरफ आती है। आप विचार करें, जब ऊपर से ठंडी हवा नीचे चलकर आती है, अरे रात्रि में यही होता है ना, बिल्ली रात को नीचे आती है, कैट्स आपके घर में छत के रास्ते घुसकर दूध पीने रात को आती हैं। इसीलिए आप इसे कैट से याद कर सकते हैं, क्योंकि अंत में जब ज्यादा नॉलेज हो जाता है तो कंफ्यूजन होने लगता है। कंसेप्ट तो समझ में आ जाता है, ये नहीं पता कौन सी कब। जैसे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज तो समझ में आ गई, लेकिन सी ब्रीज कब? तो सन से सी ब्रीज, जब सूरज है तो सी ब्रीज चल रही है। ऐसे ही जब रात होती है तो बिल्ली ऊपर से नीचे आती है, ऐसे ही पहाड़ की चोटी से नीचे की तरफ चलकर बिल्ली आती है, कैटाबैटिक। ठीक है साहब, रात्रि के समय ऐसा हो रहा है जब आपको चांद दिखाई दे रहा है। रात्रि के समय ठंडी पवन चलकर नीचे आ रही है, गर्म एयर के पास आ रही है। ऐसी स्थिति में होता क्या होगा? ज्योति थैंक यू सो मच। ऐसी स्थिति में होता क्या होगा? होता यह होगा कि ठंडी हवा के नीचे आते ही ठंडी हवा तो ये वाला एरिया पकड़ लेती होगी और गर्म हवा अपलिफ्ट होकर ऊपर चली जाती होगी। दोबारा सुनिए, ठंडी हवा नीचे की तरफ, गर्म हवा ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाती है। कुछ समझ में आया? कुछ क्लियर हुआ? ठंडी हवा नीचे आई, गर्म हवा यहां से ऊपर उठ गई। मैंने आपसे क्या कहा था? ऐसी परिस्थितियां क्या बन सकती हैं क्या? कब? नीचे ठंडी हवा, ऊपर गर्म हवा। आ गई बात समझ में? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो घाटी क्षेत्रों में इसीलिए आपको बादल बनते हुए दिखाई देते हैं, जिसे आप फॉग से भी समझ सकते हैं, धुंध से भी समझ सकते हैं, बादलों से भी समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सुबह जगते हैं आप देखते हैं कि आपके चारों तरफ बिल्कुल अड़ के बादल निकल रहा है। वो कैसे बना था? क्योंकि रात को ठंडी हवा नीचे आई थी, ऊपर गर्म हवा को भेज दी थी। गर्म और ठंडी हवा ने अपने बीच में टेम्परेचर का इन्वर्जन कर लिया और यही टेम्परेचर इन्वर्जन आपको फॉग के रूप में दिखाई देने लगा। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप। ये फॉग है और ये फॉग देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन आपको पता है
बहुत बार फैक्ट्रीज बड़े बड़े पाइप्स के माध्यम से बहुत ऊंचाई पर धुआं छोड़ती हैं। नीचे हवा ठंडी है, फैक्ट्री ने गर्म धुआं ऊपर छोड़ दी है। ऐसी स्थिति में नीचे की ठंडक और ऊपर की पॉल्यूटेड एयर जो कि गर्म है, यानी जो कि स्मोक है, वो इस फॉग से मिल जाती है। और स्मोक का फॉग से मिलना स्मॉग कहलाता है। देखो, आपने ना कभी नोटिस किया हो कि जो कंसेप्ट्स मैं आपको सिखाता हूं, मेरे बोलने से आपको ऐसा फील होता होगा इतना आसान है क्या? मतलब सर जिस तरह बताते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं। और जब खुद पढ़ने बैठते हैं तो एक ही कंसेप्ट को समझने में झक पसीने आ जाते हैं, यार ये स्मॉग है क्या कहानी। और अब आपको ऐसा लग रहा है अच्छा इतनी सी बात है क्या? कंसेप्ट्स में जब क्लैरिटी होती है ना, तो आपको सारी चीजें बहुत आसानी से, बहुत फ्लॉलेसली समझ में आ जाती हैं। आप भी बता दीजिए, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? स्मॉग समझ में आया? क्लियर हुआ? एक बार थम्स अप करके बता दीजिए जल्दी से। स्वाति ने लिखा ताजमहल वाली रेन। बिल्कुल, ये जो स्मॉग बनती है ये जहरीली हवा है, और इसी कारण से स्मॉग पर्यावरण की एक बहुत बड़ी समस्या है। पर्यावरण पॉल्यूशन की जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं उनमें से स्मॉग टॉप मोस्ट परेशानियों में शामिल की जाती है। कभी समय मिले तो न्यूयॉर्क का स्मॉग सर्च करिएगा, लंदन का स्मॉग सर्च करिएगा। वहां पर कई कई दिनों तक छुट्टियां इसलिए कर दी जाती। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब समय चल रहा था तब लंदन के अंदर जो स्मॉग थी वो अपने आप में लोगों के मरने का कारण बन गई थी। लंदन स्मॉग करके अगर गूगल कर दिया जाए, एक सेकंड, लंदन इसका नाम है ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन। अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा सकता हूं ऑन योर परमिशन, ग्रांटेड। हालांकि वो दिखाना क्यों जरूरी है? ताकि आप इसे रिलेट कर पाएं। बाकी और कोई औचित्य नहीं है, केवल एक बार के लिए आप उसे रिलेट कर लें, इतना भर का काम। मैं हालांकि कंटेंट में ये चीजें लेकर आना चाहिए था, लेकर इसलिए नहीं आया क्योंकि टीम को पता ही नहीं था कि ये चीज भी पढ़ाई जाएगी। ये तो मैं फ्लो में, क्योंकि यही मेरे साथ में बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं कहीं भी निकल जाता हूं। मतलब कंटेंट के अंदर जो चीजें हैं उससे भी ऊपर की चीजें, क्योंकि मैं इतना करंट पढ़ता हूं ना, तो करंट की चीजें मेरे दिमाग में रह जाती हैं। इधर देखिए आप, ये लंदन की स्मॉग है जिस पर एनसाइक्लोपीडिया पर डला हुआ है ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन। दिसंबर 5 से 1952 में 9 दिसंबर 1952 तक आप यहां पर इमेजेस देख करके अंदाजा लगा सकते हैं क्या हालात हुए थे ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन में। जरा आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए। ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन, ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट स्मॉग ऑफ 1952, that covered the city of London for 5 days. Pollution, high pressure weather condition, smog and fog मिलकर के इस कंडीशन का निर्माण की थी। उम्मीद है आप सभी साथी इस चीज को समझ पा रहे हो। ये आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर? ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही हैं। एक बालक बोल रहा है बाहर यूरोप इनकी खराब हवा भी ग्रेट है। हां, समझ लीजिए कि इनकी खराब हवा भी ग्रेट हवा है। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस बात से ये रिलेट कर पा रहे होंगे कि स्मॉग कितनी बड़ी समस्या है।
क्लियर? मैंने इसी को, हाँ भाई, लोकल विंड्स ये भी हमें पढ़नी है, लेकिन इसको मैं कल का, क्योंकि इसमें काफी सेशन खींचेगा, तब लूंगा। मैं आपको ताप विलोपन, जो कि अभी कंटिन्यूटी में समझ में आ गया, वार्म एयर, कूलर एयर, कोल्ड एयर, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन के समय पर कूल एयर के ऊपर जब वार्म एयर आ जाती है तो इसे हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। और इससे जो कंडीशन बनकर आती है वो स्मॉग लाइक कंडीशंस बनके आती हैं। स्मॉग प्लस फॉग को आप स्मोग के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। दिल्ली में क्या होता है? पराली जलाने से कुछ ऐसा ही तो होता है। दिल्ली में पराली जलाने से क्या होता है? कुछ ऐसा ही तो होता है। सर्दी के टाइम पर दिल्ली में स्कूलें बंद क्यों कर दी जाती हैं? सर्दी के टाइम पर दिल्ली में लोगों की आवाजाही रोक क्यों दी जाती है? ऑड इवन जैसे फॉर्मूले चालू क्यों कर दिए जाते हैं? इन सब के पीछे का कारण स्मॉग ही तो है, क्योंकि धुआं और फॉग एक साथ जो मिल जाते हैं। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ रहे हो, क्लियर हो रहा हो। अब आप पूछेंगे कि ऐसी स्थिति पैदा होने के पीछे बड़े फैक्टर कौन से रेस्पॉन्सिबल हैं? हर जगह ऐसा क्यों नहीं होता? दिल्ली में ही ऐसा क्यों होता है? इनको समझने के लिए ये 4 कैरेक्टर जरूरी हैं। पहला, उस क्षेत्र में ठंडा होना, ठंडक होना। दूसरा, उस क्षेत्र में बादलों का ना होना। क्यों? क्योंकि बादल तो खुद गर्मी की पहचान है। आपको तो ऊपर ठंड चाहिए, ऊपर गर्मी चाहिए, नीचे ठंड चाहिए, और फिर ऊपर क्लाउड्स बने हुए हैं तो वो नीचे की हवा को ऊपर जाने ही नहीं दे रहे। टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए जो परिस्थिति आवश्यक है वो आने ही नहीं दे रहे। इसलिए क्लाउड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्लाउड इटसेल्फ आपका पूरा टेम्परेचर ग्रीन हाउस में कन्वर्ट कर चुके हैं। क्लाउड्स होते क्या है? क्लाउड होने पर गर्मी क्यों होती है? क्योंकि क्लाउड की वजह से जो धरती से हीट बाहर निकलती है वो हीट वापस लैंड पर ही रह जाती है। क्लाउड एक प्रकार की ग्रीन हाउस टोपी है। उसके बनने पर गर्मी का एहसास क्यों होता है? क्योंकि जमीन के ठंडे होने पर जो टेम्परेचर बाहर आ रहा है वो क्लाउड की वजह से नीचे ही रह जाता है और हमें तापमान का एहसास होता है। तो वो ठंडा गर्म का जो विभेदन है, टेम्परेचर इन्वर्जन बन ही नहीं पाता। इसलिए क्लाउडलेस स्काई होना चाहिए, ताकि आर पार हो आसमान। प्रकृति को खुद डिसाइड करने दीजिए। हल्की हवाएं चलती रहें। हल्की हवाएं क्यों? हवाएं चलती रहेंगी तो जो गर्म हवाएं हैं वो हटती रहेंगी। हवा चलने का मतलब क्या है? ठंडी हवा अंदर, गर्म हवा बाहर। यही तो हम चाहते हैं। माइल्ड विंड्स चलती रहें। लॉन्ग कोल्ड नाइट हो। लॉन्ग कोल्ड नाइट क्यों? क्योंकि धरती जितना ज्यादा देर तक सूरज के बिना रहती है वो उतनी ही ठंडी होती चली जाती है, और जब अर्थ पर नजदीक वो ठंडी होती है तो ऊपर की जो गर्मी है वो टेम्परेचर इन्वर्जन कर देती है। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं, क्या सर पहाड़ का होना जरूरी है क्या टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए? बिल्कुल नहीं। दिल्ली में पहाड़ कहां है? अरावली की वो चोटी है लास्ट वाली, बस। समझ में आया? क्लियर हुआ? ऐसी ही परिस्थितियां जब जब ठंडी और गर्म हवाएं आपस में मिलेंगी तब भी होंगी। क्या ठंडी और गर्म हवाएं कभी मिलती हैं क्या? क्यों नहीं मिलती? इससे अगला जो टाइटल है ना अपना, वो है ओशन करंट्स, महासागरीय जल धाराएं। उनमें जब हम आपको बताएंगे किस प्रकार से ओशन करंट्स भी मैं साथ साथ ही पढ़ा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एसएससी लेवल के एग्जाम में तो पूछी भी नहीं जाती है ओशन करंट, ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की चीजें होती हैं। हम पढ़ाएंगे उसे कल के सेशन में, लेकिन उससे पहले जो लोकल विंड्स हैं ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। मैं कंटेंट आपको दिला दे रहा हूं। हम मैपिंग में भी लोकल विंड्स को पढ़ेंगे, क्योंकि ये लोकल विंड्स स्थानीय पवनें किसी स्पेसिफिक कारण से नहीं आती हैं, उस क्षेत्र के नाम से जानी जाती हैं। हम आपको इसका थोड़ा सा डिटेल जानकारी कल के सेशन में भी डिस्कस करेंगे, और फिर महासागरीय करंट्स आपके साथ शुरू की जाएंगी। उम्मीद है आप सभी साथियों को आज की जानकारी पसंद आई हो। जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके अपना फीडबैक आप हमें कमेंट बॉक्स में यहां भी दे सकते हैं। सेशन के अंत में
हमारे प्ले स्टोर के बाहर जो कमेंट ऑप्शन है 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग्स जो आपको समझ में आए वो हमारे लिए आप दे सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने लिखा कि सर बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। साथ में कुछ बच्चे ये भी लिख रहे हैं कि सर पहाड़ पर बर्फ क्यों होती है। बेटा पहाड़ पर बर्फ एक हाइट से ऊपर होती है। हाइट से ऊपर का मतलब है कि जहां पर पानी जब बरसता है तो वो पानी के रूप में नहीं बरसता, वो बर्फ के रूप में ही बरसता है। वहां स्नोफॉल ही होती है क्योंकि इतनी हाइट है। हमने आपको इसका पुरानी क्लासेस में एक्सप्लेनेशन दिया है। देहरादून के आसपास के जो पहाड़ हैं जिनका हमने उदाहरण लिया, वहां पर बर्फीले पर्वत केवल सर्दियों में दिखाई देते हैं। ठीक है। एक बालक लिखा है सर इसका भी टेस्ट ले लीजिए। बेटा इसका टेस्ट कभी कर लेंगे, मतलब अपने पास पहले ही टाइम कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, मतलब बहुत जल्दी से निकलता है, इसलिए वो टेस्ट जैसी फीलिंग का समय नहीं बचता। 5 दिन वीक में इतने कम लगते हैं कि ऐसा लगता है कि समय बहुत जल्दी खत्म हो गया। अभी तो वीक शुरू हुआ था, ऐसा लगता है, फिर लगता है अभी खत्म हो जाएगा। मजा आ गया। चलिए, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। महासागरीय धाराओं पर कल आपका सेशन होगा, आनंद आएगा। थैंक यू सो मच।